नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदीप तारियन है। 10 मार्च 2020 यानी कि होली का दिन था। उसी दिन शाम में एक युवक का हत्या हो जाता है। युवक जो है वो एएन कॉलेज का छात्र रहता है। उसका नाम कन्हैया कौशिक रहता है और छात्र जदयू का वो प्रवक्ता रहता है और साथ ही साथ एएन कॉलेज का वो वाइस प्रेसिडेंट भी रहता है। उसके बाद कोरोना का प्रकरण शुरू हो जाता है और वो मामला जो है दब जाता है। हालांकि उसका एफआईआर उसी दिन या उसके अगले दिन कर दिया गया था। हमारे साथ कुछ युवक यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपका परिचय करा दूं। ये हैं अमृतांशु वत्स, उनका नाम सोनू कुमार हुआ, और मेरे बाएं तरफ जो बैठे हुए हैं इनका नाम अमित माधव है। ये लोग छात्र हैं और एएन कॉलेज से ही हैं। ये पटना यूनिवर्सिटी के हैं और इस मुद्दे को लगातार ये लोग उठा रहे हैं। कल इन्होंने मुलाकात की है पटना के एसपी से, उपेंद्र शर्मा से, और साथ ही साथ विनय तिवारी से भी। आखिरकार मामला क्या है और कहाँ तक ये पहुँचा है, इस पर हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले अमृतांशु जी, आपसे ये सवाल रहेगा कि पहले दिन से ही इस मुद्दे को आप उठा रहे हैं। बिल्कुल। क्या था वो हादसा, क्या था इंसिडेंस, क्या था? और छात्र जदयू के थे कन्हैया कौशिक। जी बिल्कुल, छात्र जदयू के थे कन्हैया कौशिक और उपाध्यक्ष रहे हैं पटना एएन कॉलेज के। बहुत ही एक उम्दा छात्र नेता रहे हैं, सभी के प्रिय रहे थे। उनका आदत था हमेशा जिसका भी एएन कॉलेज की जो भी कुछ परेशानियां रहती थी सब लोग उन्हीं के पास लेकर जाते थे। होली की रात, होली का दिन था। शाम को एक जेडीयू के छात्र संघ के बैनर तले एक पटेल नगर के पुल पर प्रोग्राम रखा गया था। ऐसे डीजे वीजे जो लड़के आपस में सेलिब्रेट कर रहे थे। वहाँ एक ब्लू कलर की गाड़ी आती है हुंडई की, उसमें दो लड़के बैठे होते हैं, एक बंटी और दूसरा लड़का का नाम होता है कुश सिंह। जो कुश सिंह वहीं लोकल रहने वाला था एक समय का, पटेल नगर का, लेकिन अभी पटना छोड़ दिया था। कुछ दिन से लखनऊ रह रहा था, जितना हम लोग को वहाँ से पता चला था। तो उसने कन्हैया से आके पहले बोला कि जो डीजे वहाँ बज रहा था उसको कि रोक दो वहाँ। कन्हैया ने बोला कि भैया डीजे क्यों रुकेंगे, कि लड़के आज मूड में हैं। तो उसने कहा कि तुम्हारे पोस्टर पर मेरा फोटो नहीं है, पटेल नगर में कोई भी प्रोग्राम हो और मेरा फोटो नहीं रहे, ऐसा हो नहीं सकता है। और तुम अगर बिना मेरे फोटो के पोस्टर लगाए हो तो या तो पोस्टर हटाओ और डीजे बंद करो। इसने कहा कि भैया देखिए, जेडीयू के छात्र संघ का बैनर है, आप यहाँ रहते भी नहीं हैं अब तो पटेल नगर में, और दूसरा कि आप जेडीयू में भी नहीं है, तो इसके बैनर पर कम से कम आपका फोटो हम कैसे लगा सकते हैं। हाँ, दूसरा बैनर अगर पटेल नगर के नाम से होता तो शायद हम आपका लगाते। उसने उस पर झड़प की, जहाँ पे वीसीडी डीवीडी रखा हुआ था डीजे के ऊपर, उसको धक्का दिया और बंद करवा दिया। उसके बाद हाथापाई में जब देखा कि लड़के जुट गए, उन्होंने छुड़ा दिया। तो फिर ये अपने गाड़ी में बैठा और इस तरह से कोशिश किया कि कन्हैया को ठोकर मारते हुए वहाँ से निकला, जिसमें कन्हैया ने अपने हाथ से विंडो स्क्रीन पे मारा तो उसका साइड मिरर टूट गया। वहाँ से वो निकल गया। तो क्योंकि लेकिन कन्हैया का कट गया था हाथापाई में, तो कन्हैया उस समय तुरंत फ़ोन किया कि मेरा झगड़ा हुआ है यहाँ पे, ज़बरदस्ती हमको। एक इंटरप्ट करूंगा। हाँ। कुश सिंह आखिरकार कौन सा बैकग्राउंड चाहते हैं कि उन्होंने ये डिमांड कर दिया कि पोस्टर पे उनका फोटो होना चाहिए? देखिए, वहाँ के अगर लोकल से आप बात करेंगे जो दुकानदार हैं उन लोगों से, तो आपको पता चलेगा कि पहले शायद दुकानदार लोगों से वो रंगदारी लिया करता था। 5 साल पहले से उसने वहाँ पे एक वर्चस्व अपना बनाया था बीच में ही, और फिर लगभग 2018-17 से वो वहाँ से लखनऊ शिफ्ट हो गया। तो बीच का जो टाइम पीरियड था उसमें वो उसने वहाँ पे अपना वर्चस्व कायम किया, जिसकी वजह से उसे ये लगने लगा था कि अब पटेल नगर में कोई भी कार्य हो और मुझे नहीं पूछा जाए तो वो मेरा एक तरह से बेइज्जती की तरह है। और उसने ये काम किया। शाम में कन्हैया घर आए देव के, उन्होंने कहा कि चलना है पहले हम एमएलसी साहब के यहाँ, और बाकी क्योंकि आना जाना उनका लगा था, जेडीयू के कार्यकर्ता थे, तो उन्होंने कहा कि बाकी जितने भी हमारे सीनियर्स हैं उनके यहाँ जाके उनके पैर पे अबीर चढ़ा के हम लोग चले आएंगे। देव सोया हुआ था, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। देव ने मुझे फ़ोन किया कि भैया दिन भर लोग नहाए थे गंगा जी में होली के बाद, तो कहा कि थके हुए हैं, मेरा भी तबीयत ठीक नहीं लग रहा, लेकिन कन्हैया जोर दे रहा है तो आप लोग थाना पर आइए भैया। कि आया हुआ था घर पे, रणवीर नंदन के यहाँ जाना था, लेकिन कुछ बहस हुआ है जिसकी वजह से कह रहा है सनहा लिख देते हैं। तो हम बोले ठीक है, तुम लोग वहाँ पहुँचो, हम आते हैं। तो देव का आदत है या इन बच्चों लोग का कि भैया आप रहते हैं तो एक हिम्मत रहता है। तो हम बोले ठीक है, तुम लोग रहो, हम आ रहे हैं। कुछ देर के बाद हमको फ़ोन आया कि भैया कितने देर में पहुँचेगा। हम बोले कि रास्ते में बाबू, डाक बंगला क्रॉस कर गए, तो जल्दी थाना पर आइए, यहाँ पर से फ़ोन आ रहा है बार बार उसको उस सिंह का। तो हम बोले ठीक है, हम थाना पर आ रहे हैं। ये लोग उसके बाद थाना पर लोग पहुंचा। थाना पर से वहाँ पर एक लड़का आया जिसका नाम आशुतोष था। कौन, पटेल नगर थाना की बात कर रहे हैं? नहीं, शास्त्री नगर थाना की बात कर रहे हैं। वहाँ एक लड़का आया जिसका नाम था आशुतोष, सांवला सा लड़का था, मतलब हम आज तक उसको उसके पहले नहीं देखे थे। उसकी गतिविधियों से ऐसा लग रहा था जैसे वो थाना के हर एक व्यक्ति से परिचित है, समझ रहे? मतलब इंस्पेक्टर को भी जानता था, थाना इंचार्ज को भी, इसको आपको सब इंस्पेक्टर को भी जानता था, वहाँ का मुंशी सबसे गला मिल रहा है, हाथ मिल रहा है। तो हम लोगों को लगा पहले कि थाना का ही कोई व्यक्ति है, स्टेप में होगा जो यहाँ पे आया हुआ है। तो पहले तो उसने ऐसी कोई गतिविधि नहीं दी जैसे हमें पता चले कि ये किसके आदमी है। तो जब हम थाना एफआईआर लिखवा रहे थे वहाँ पे, तब उसने आके बगल से एक फ़ोन दिया छोटा सा और कहा कन्हैया को कि लो बात करो।
तो कन्हैया ने बोला किससे? तो कुश है। तो हम लोगों को लगा कि शायद ये कुश का लड़का है, तो हम लोग बोले कि आप यहाँ, तो बात के लिए आप उस समय वहाँ मौजूद थे? हाँ, उस समय हम लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो हम बोले कि आप यहाँ, तो उसने कहा कि हाँ कुश जी भेजे हैं, मैनेज ये काहे के लिए सब कीजिएगा, थाना रिपोर्टिंग करने से आपस का झगड़ा है, हम लोग सुलटा लेंगे। तब भी कन्हैया हमने कहा कि देखो एक बार जब हो गया है तो सनहा दे दो, वहाँ पे कुछ भी बकझक हुआ है, एक रिपोर्ट पुलिस के पास होनी चाहिए। कन्हैया ने वो रिपोर्ट लिख दी, ठीक है, लिख के हम लोग वहाँ पे रख दिया। वहाँ से उसके बाद हुआ कि अब इतना ही फोर्स कर रहा था बार बार कि नहीं चलिए पुल पर चलिए, पुल पर चलिए, वहीं पे खड़ा है, 2 मिनट का बात है, मैनेज हो जाएगा। तो कन्हैया के ही कहने पर हम लोग का कोई मन नहीं था कि हम लोग से उसके मिले। कन्हैया बोला कि अच्छा ठीक है, बॉस इतना कह रहा है तो चलते हैं। वहाँ से लगभग 4-5-6 बाइक थे, हम लोग निकले। वहाँ कन्हैया का भाई भी विशाल था, सोनू भी था, देव थे, और भी 2 लड़के थे। तो एक चंदन नाम का लड़का था स्कूटी से। तो हम लोग बोले कि अच्छा चलो पुल पर इतना लोग हैं, जहाँ जाएंगे वहाँ बात हो जाएगा। लेकिन रास्ते में ही हम लोग को थोड़ा सा ऐसा शक हुआ, क्योंकि उस लोग के बातचीत से पुलिस ने कहा कि हम लोग आ रहे हैं साथ में, पुलिस भी थी पीछे लेकिन थोड़ा दूर पर थे। तो हम लोग को थोड़ा सा ऐसा शक हुआ कि शायद वो किसी और चीज़ से तैयार है या मैनेज के मूड में नहीं। लेकिन कन्हैया क्योंकि प्रेशराइज कर रहा था कि नहीं भैया मिल लेते हैं एक बार, हम बोले चलो ठीक है। देव लेके उसको अपने मोटरसाइकिल से आगे बढ़ गया, हम लोग थोड़ा पीछे थे। गाड़ी वहाँ लगाया, गाड़ी लगाया, कन्हैया पुल पर खड़ा था। ये कन्हैया कह रहे कुश सिंह पुल पर खड़ा था, एक ब्लू कलर का गमछा लिए हुए था और उसकी गाड़ी साइड में लगी हुई थी। कन्हैया पहले उतरा और उससे बात करने चला गया। कन्हैया के पहले भी हो सकता है कभी बातचीत हुई होगी उससे, क्योंकि वो उसको जानता, हम लोग पहचान भी नहीं रहे थे उस लड़के को। हम और देव इस तरफ गाड़ी लगा रहा था अपना, बाकी लोग पीछे थे, बात कर रहा था। देव को पता नहीं क्या सूझा, वो एक बार सुनने के लिए चला गया कि दोनों में आपस में बात क्या हो रहा है। तो कुश सिंह का स्टेटमेंट था कि तुम हम पर, मतलब जहां से हम लोग सुने उसका बात बता रहे। उसने कहा पहले क्या बात हुई हमें समझ में नहीं आया, वहां से स्टेटमेंट था कि तुम हम पर केस करोगे। तो कन्हैया ने कहा कि भैया आप मारिएगा और हम केस भी नहीं करेंगे। तो उसने कहा कि तो केस करोगे तो अच्छे से करो, करवा देते हैं। उसने ये कहा और देव ने उसका गमछा पकड़ लिया कि ऐसे क्या बोले, तो मैनेज करने के लिए बुलाया था ना। बात अभी देव से थोड़ा दूर, देव ने उसे खींचा होगा और उसने एक पॉकेट से, ये नहीं पता चला पिस्टल था रिवॉल्वर था, हम लोग दूर पे, अंधेरा था वहाँ पे, तो उसने निकाली और पहला फायर देव के सिर पे कर दिया। उसने देव के सिर पे किया, देव झटका से नीचे गिर गया। पहले हमें क्या लग रहा था कि शायद देव को गोली लग गई है, क्योंकि जिस तरह से देव गिरा तो हमें लगा कि फायर हुई है, सर के इतने ब्लैंक रेंज से फायर हुई है। तो कन्हैया उसके जस्ट, जैसे आप वहाँ पे हैं हम यहाँ पे हैं, कन्हैया मान लीजिए हमको, तो कन्हैया ने कोशिश की कि देव वहाँ पे था तो ये आगे से पकड़ ले। अब उसका राइट हैंड था, कन्हैया का लेफ्ट लंग्स के पास का चेस्ट था। उसने बचने में, जैसे ही कन्हैया ने उसे पकड़ा, उसने गोली कन्हैया के सीने में दाग दी, पहली गोली। कन्हैया थोड़ा दूर हट गया। उसके बाद चंदन थे, वो स्कूटी पर ही थे, वो चाहे कि पकड़ लें उससे पहले कि वो दूसरा लोड करे। अब हम लोग को पता नहीं चला था कि लगातार ऑटोमेटिक है, चल जाएगा। तो जैसे ही चंदन उठे, उनके पहला एक गोली लगा उनके हाथ पे लगा, उनके हाथ से स्कूटी गिर गई। नीचे झुके उठने की कोशिश किया, दूसरा उनके पैर पे मारा। तो अब हमें ये लग गया था कि वो जो आगे बढ़ेगा उसको गोली लग जाएगा। पैर पे गोली लगी थी, एक पैर पे लगा, एक हाथ पे लगा, दोनों, ठीक है। तो हम दूर पे थे, हम लोग को लगा कि अब कोई ये लड़का अगर आगे बढ़ता, क्योंकि 2 इंसिडेंट 3 हम लोग देख लिए, तो लगा कि अब जो आगे बढ़ेगा, और उसने फिर अंधाधुंध गोली चलाया। अब हम लोग गिन नहीं पा रहे थे कि सिक्सर है तो 6 गोली होगी या पिस्टल होगा 7 गोली होगा मैक्सिमम। हम लोग अगर गिन लेते कि गोलियां इतनी है तो हम लोग कोई एक अटेम्प्ट लेते उसको रोकने का। फिर उसने जब 2 धराशायी हो गए तो वो अपनी गाड़ी, अपना गेट खोला, उसने हवा में लहराया बंदूक कि और कोई आगे आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आया। उसने गाड़ी गेट बंद की और वहाँ से ड्राइव करते हुए निकल गया। हमने सबसे पूछा कि किसी को गोली लगी है, गोली तो फायर हुई। देव उठा तो हम लोग पहले लग रहा था कि देव को गोली लगी है। देव बोला कि हम ठीक हैं, हमको कुछ नहीं हुआ है, सिर में सब चीज़ चेक कर लिया। चंदन बोला कि हमको बॉस हाथ और पैर में गोली लगी। तो उनसे बात किया तब तक कन्हैया बोला कि हमको भी गोली लगी है सीने में। कन्हैया का पूरा शर्ट खून से लथपथ था, अंधेरा के कारण हम लोग को पहले पता नहीं चला। कन्हैया अपने से गाड़ी पे देव के बैठा है, हम लोग बोले कि तुम जल्दी बैठो, लेके चलते हैं। गाड़ी पे बैठा, हम लोग वहाँ से उसको लेकर, क्योंकि अब कन्हैया का वजन आप देखे होंगे 6 फीट 3 इंच का लड़का है, ठीक है। शरीर भी उसका इतना मतलब विशाल था कि नॉर्मली जब तक देव के पीछे वो कॉन्शियस अवस्था में था, बैठा हुआ था, दिक्कत नहीं था। एक कोई लोकल लड़का को बैठाया कि साथ में इसके बैठ जाओ, लेकिन उस लड़के से संभालना मुश्किल होने लगा। इसका एक बार अनकॉन्शियस होने के बाद जो बॉडी है वो अपने अवस्था में रहती नहीं है, तो कभी इधर हो जा रही थी, कभी उधर हो जा रही थी। तो कन्हैया को हम लोग बोले थे सांस मत तोड़ना कन्हैया, कुछ देर का बात है, हम लोग हॉस्पिटल ले चल रहे हैं। हम लोग वहाँ से पहले सोचे शास्त्री नगर थाने चल जाते हैं कि, क्योंकि अब मोटरसाइकिल पे जाना पॉसिबल नहीं था लेके। तो हम लोग बोले कि रास्ते में गिर जाएगा इससे पहले कि सिर विर भी फट जाए, तो गाड़ी ले लेते हैं या जिप्सी को तुरंत वहाँ ये कर देंगे। थाना पे सही बोले 2-3 जिप्सी लगी हुई थी। हमने बोला भी कि सर एक जिप्सी दे दीजिए ले जाने के लिए। उन्होंने कहा साफ कि जिप्सी हमारे पास नहीं है, ड्राइवर नहीं है जो एक जिप्सी लेके गया हुआ है। होली का समय था तो हम भी समझे कि हो सकता है कि ड्राइवर वाइवर नहीं होंगे। मोटरसाइकिल पर ही फिर सोनू को आगे पर
वो लड़का से संभलाना बंद हो गया तो सोनू को बैठाया गया है, तुम बैठो, उससे नहीं संभला रहा है, लेकर लोग पारस पहुंचे। हम लोग रास्ते भर, हम लोग वीडियो आपने देखा होगा, देव कह रहा है कि नहीं तुमको कुछ नहीं होने देंगे, हम लोग पारस पहुंच रहे हैं। पारस पहुंचे, पारस पे गाड़ी रोकी गई, वहां थानाध्यक्ष पहुंच चुके थे। रोकते पर हम उसने कहा कि कन्हैया अब हम लोग पारस पहुंच गए, ढांढस बांधे रहो, बस कुछ देर का बात है, हम लोग तुमको बचा लेंगे। लगा कन्हैया जैसे खुश हो गया। पहले उसकी आदत थी कि पीछे से आके ऐसे करके पकड़ लेता था हम लोग को, तो हम लोग को लगा कन्हैया खुश हो गया। वो जो जोर से देव के पीछे बैठा हुआ था, जोर से देव को पकड़ लिया, खुश हो गया कि बॉस बचा लीजिएगा। वो बोल रहा था रास्ता बचा लीजिएगा ना, बॉस बचा लीजिएगा ना। हम लोग कह रहे थे एकदम कुछ नहीं होगा तुमको। और उसके बाद हम लोग बोले कि अब हॉस्पिटल आ गया है, छोड़ो, तो कन्हैया हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। तो फिर जो थाना इंचार्ज थे उन्होंने जोर से 2-3 बार मिल के बहुत कोशिश किया गया, उसके बाद हाथ छूटा। हम लोगों ने उसको चंदन को स्ट्रेचर पर डाला, अंदर किया। 20 मिनट के अंदर कन्हैया मर चुका था। 20 मिनट भी नहीं लगा, शायद 10-15 मिनट में वहीं पे लास्ट सांस था उसका। डॉक्टर ने कोशिश की, हर चीज़ लगाया, लेकिन कन्हैया मर गया। उस दिन, उस रात उसका भाई था विशाल, हम लोग के साथ था। एक मातम पसर गया पूरे होली के दिन। एएन कॉलेज हॉस्टल लेके जितना यूथ यहाँ का था, पटेल नगर से लेकर शिवपुरी, बोरिंग रोड, वहाँ लगभग आपको 300-400 छात्र पारस में उस समय मौजूद थे। हम लोग पूरी कोशिश करते, रणवीर नंदन आए और भी लोग आए, उन्होंने अपना अपना जो भी ये था दिया। उस दिन खत्म हो गया। दूसरे दिन हम लोग पोस्टमार्टम तक सुबह IGIMS रहे, मधुबनी तक भेजे। ये हमारा भाई है सोनू, मधुबनी गया उसके लाश के साथ, अंतिम क्रिया की, वापस आया। फिर उसके हम लोग 15-20 दिन के बाद उसका काम था, काम के समय लॉकडाउन लग गया, तो काम के दिन हम लोग तो नहीं गए। ठीक है, हमारी हिम्मत भी नहीं होती, सही बता रहे हैं कि हमको उस दिन भी जाने के लिए लोग कहा कि भैया चलें हम लोग मधुबनी, नहीं हिम्मत हुई, क्योंकि उसकी माँ को फेस नहीं कर पाते हैं किसी भी कीमत। जो लड़का हम नहीं देख पा रहे थे, उसके जिस बच्चे को रोज पीठ पे थपथपाते थे कि ये काम आपने बढ़िया किया, ये काम, और उसका हम लाश उसके मॉर्चरी से हम खुद निकाले हैं, उस स्ट्रेचर हम उसको लोड किए थे एम्बुलेंस में। तो आप समझ सकते हैं कि हम उसके घर कैसे जाते हैं। उसकी माँ को, उसके चाचा लोग, उसके चाचा का जो स्थिति था, हम देख के हमको लग रहा था कि ये नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे, उसके सगे बाप और इसकी माँ कैसे बर्दाश्त करी। घर का बड़ा बेटा था, कुछ दिन बाद शादी होने वाली थी उसकी। मुजफ्फरपुर में जब अहियापुर वाली लड़की के कारण जेल गया था, तो हमको रोज फोन पे कहता है जिस विश्वास के साथ भैया आपके साथ आए थे, हमको उसी विश्वास के साथ निकाल दीजिए, मेरा शादी होने वाला। हमको बार बार वही चीज़ दिमाग में लगता था। चलिए प्रशासनिक और पॉलिटिकल और कानूनी सवाल कर लेते हैं। कल आप भी मिलने गए थे SP साहब से, सिटी SP से, क्या उनके द्वारा कहा गया है, क्या कार्रवाई इस पर अब की जा रही है? क्योंकि कई दिन बीत चुके हैं, लगभग 4 महीना बीत चुका है। क्या बात हुई आपकी? 7 महीने, 6 महीना, मार्च से लेकर के अगस्त, क्या बात हुई उनसे? हम लोग तो गए वहाँ, सारी बातों को हमने बताया। हमारा समूह जो था, क्योंकि कन्हैया हम लोग के कमेटी का एक बहुत ही मजबूत ताकत देने वाला व्यक्ति था, तो हम लोग को भी बहुत खेद है इस बात को लेके। तो हम लोग भी अपना बात रखे भाई कि अभी तक इतना हो गया, जब हम लोग के साथ ये बीत रहा है, अपने आप में संभाल नहीं पा रहे, तो उनके फादर मदर भी बहुत शोक में हैं। तो SSP साहब ने हम लोग को सारी बातें से अवगत कराई कि जब जरूरत होता है तब उसके कूस के, देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि कूस के खिलाफ कोई आपराधिक मामला कहीं किसी थाने में दर्ज नहीं है, पहला बात। और जब बात आती है कि उसके फैमिली मेंबर का, तो उन्होंने बताया कि जब मेरी इच्छा करती है या जब ऐसा लगता है, तो हम उसके फादर मदर जो भी उनके फैमिली मेंबर है, उनको जब भी बुलाते हैं स्वेच्छापूर्वक थाना में आ जाते हैं। तो और दूसरी बात कि मैंने थाना जैसा बताया SSP साहब कि हम नंबर को भी सर्वेलांस पर रख के उसके परिवार का चेक करते हैं। वहाँ से भी कोई ऐसा लोकेशन नहीं मिल पा रहा है, ना बातचीत हो रहा है उसके संदर्भ में। मतलब कुछ सिंह की बात उनके फैमिली से, माता पिता से भी नहीं हो रही है, ये लोग नजर बनाए हुए हैं। हाँ, ये भाई। और कल जब हम लोग आवेदन दिए या जो भी काम किए कल हम लोग SSP, उसके बाद देखे कि उसके साथ जो एक चंदन को गोली लगा था, उसको सुने में आया ऐसा कि SSP साहब उसको बुला के घंटों पूछताछ किए कल थाना शास्त्री नगर थाने में। तो SSP साहब खुद इस बात से शर्मिंदा है कि अभी तक 5 महीने हो गया, अभी कोई कार्रवाई नहीं कर। ये सुशासन की सरकार है, यहाँ आप देख रहे हैं। अगला सवाल यही था। हाँ। जदयू से आते थे कन्हैया कौशिक, उपाध्यक्ष भी रहे, स्पोक्स पर्सन भी थे छात्र जदयू के, सरकार भी जदयू की है, खुद नीतीश कुमार काफी एक्टिव रहते हैं अपने छात्र को भी लेकर। इंसाफ में इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या आप लोग छात्र हैं, क्या लग रहा है? देखिए, पहला तो भाई ने बताया कि SSP ने कहा कि हाँ सही बात है, आपराधिक मामला उसका कुछ का एक भी नहीं है। तो आप हमको बताइएगा एक बात, यहाँ पर पुलिस या प्रशासन पे सवालिया निशान खड़ा होता है या नहीं, कि या तो जिस तरह से आज तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है कुश सिंह को, उसी तरीके से पहले भी हो सकता है कि उसका करता होगा, थाने तक उसकी बात मैनेज हो जाती थी, उसका आपराधिक। आखिर जिसका आपराधिक मामला नहीं है, उसके पास होली की रात घर भी उसका यहाँ नहीं था, बंदूक कहाँ से आ गया?
यहाँ कोई ना कोई उसका आपराधिक रिकॉर्ड था, उसका आपराधिक सांठगांठ होगा, तब तो कोई उसको भरा हुआ पिस्टल दे दिया, उसको चलाने का पता होगा। आप नॉर्मल किसी लड़के के हाथ में दबा दीजिए कोई पिस्टल, चला देगा आपके ऊपर, और उतनी परफेक्शन के साथ चला देगा कि निशाना एकदम सटीक, कि आप उठ रहे हैं तो आपके पैर में मार दे रहा है, हाथ उठा रहे हैं हाथ में मार दे रहा है। परफेक्शन बहुत कम लोगों में होता है, जिसको आदत है या तो गोलियां चलाने की। तो आप ये अगर कहें, पुलिस अथॉरिटी अगर कहती है कि नहीं आपराधिक मामला नहीं है, वो लड़का सही था, माँ बाप से बात नहीं था, माँ बाप से मामा से बात नहीं होती है सर, तो उसकी गाड़ी आखिर उसके मामा के घर से बरामद हुई। जदयू के कोई नेता अभी तक इस पर क्या प्रतिक्रिया? जेडीयू के नेता का हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब साफ बात बता रहे हैं। जेडीयू के जो छात्र संघ के जो लोग थे, जो उनके रणवीर नंदन जी थे, उन्होंने जिस दिन कन्हैया का डेथ हुआ उस दिन दूसरे दिन एन कॉलेज में एक समारोह रखा गया, शोक सभा। उसके बाद छात्र संघ के जो कार्यालय था उस पर भी समारोह रखा गया। तो आप उस दिन का बात बताइए, वो 11 तारीख था, ठीक है। लॉकडाउन कब लगा है? 24 तारीख। बीच में 10 दिन का गैप था। बहुत कुछ किया जा सकता था 10 दिन के अंदर, अगर आप चाहते या पार्टी चाहती। तो पार्टी कह रही है कि हाँ हम उनको फाइनेंशियल हेल्प करना चाह रहे थे, तो आप चाह रहे थे, पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है उसको चाहने में और करने में इतना समय लग गया 10 दिन का। आप लॉकडाउन का बहाना बनाते हैं, ठीक है, वो 21-22 के बाद लॉकडाउन लगा था, बाकी 10 तारीख से लेकर के 21 तारीख का जो गैप है, आखिर नीतीश कुमार खुद कह रहे, क्योंकि जब हम लोग शास्त्री थाने गए तो उन्होंने कहा कि सीएम सर खुद नजर बनाए हुए हैं, एसआईटी का गठन हो गया था। एसआईटी का गठन, स्टेट में एसआईटी का गठन बहुत मायने रखता है, सीबीआई के तुल्य माना जाता है एसआईटी को। आप एसआईटी का गठन करने के बाद आप नहीं पकड़ पाते हैं, 5-5, 6-6 महीने तक पुलिस को सर्विलांस पे रख रहे हैं। सर्विलांस पे रखने के बाद वो लड़का जाता है अपने मामा के घर पे, अपनी गाड़ी लगा देता है। रात में हम पारस में जिस समय इंट्रोगेशन चल रहा था, एसएसपी बैठे हुए थे, सिटी एसपी थे, वहाँ का थाना इंचार्ज थे, बैठ के वो लोग भी आशुतोष, आधा बात तो वही लोग हमको बता दिए कि ये बाढ़ मझौंगा का लड़का है, भीटा में इसका घर बन रहा है, इसके पिताजी पुलिस विभाग में थे। अब हम अगर सवाल उठाने के लिए तो बहुत सारा सवाल उठा सकते हैं कि क्या पुलिस इसलिए भी नाकाम रही क्योंकि उसके पिताजी पुलिस विभाग में थे, या उसका पुराना पुलिस से, क्योंकि जैसे वो आशुतोष को हम लोग देखा, हर व्यक्ति को पहचानता था शास्त्री नगर में, समझ रहे हैं, तो उसी कारण से हो सकता है कि कुछ का हर मैटर मैनेज हो जाता होगा इस तरह के लड़कों के कारण। तो यहां पर देखिए सवालिया निशान पुलिस पर हम उठाएंगे, क्योंकि डे फर्स्ट से हमको यही सामने दिख रहा है कि नीतीश कुमार भले नजर बनाए रखें, नीतीश कुमार आके इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे ना। नीतीश कुमार का काम था कि आप अगर स्ट्रिक्टली बोलते, तो आप स्टेट अथॉरिटी के सबसे हेड हैं एक स्टेट के, आपका बात पुलिस अगर नहीं सुनती, आपकी एक बात पे मुंबई चली जा रही है पुलिस। लॉकडाउन का तो सर बहाना है। सनी गुप्ता का केस आपको याद है, शव यात्रा पथराव हुआ था, उसका भी केस ऐसा ही था ना, चांद मियां ने उससे गोली मारी, चांद मियां फरार था, जिस तरह कुछ फरार है। आखिर क्या हुआ? चांद मियां जब प्रेशर बनना शुरू हुआ, मामला हिंदू मुस्लिम पर ही मान लीजिए गया, हर अथॉरिटी ने उठाया, न्यूज जब जी न्यूज ने चला दिया, आखिर सीएम के दबाव में आकर एसटीएफ और इसके निरीक्षण में आखिर चांद मियां को अरेस्ट किया गया ना। 1 महीने के अंदर हो गया था? नहीं सर, 4 दिन में हुआ था, चौथे दिन हुआ, और उसको भी केस हम ही उठाए थे, हम ही लीड कर रहे थे उस केस को जी न्यूज तक। तो बताइए कि जब सुधीर चौधरी ने इस केस को उठाते के साथ तीसरे दिन अरेस्ट करवा दिया, मीडिया एक तो तवज्जो नहीं दी, वो भी लॉकडाउन, मेन लॉकडाउन का समय था, ये तो शुरुआती दौर था। आप सर बहाना नहीं बना सकते हैं, लॉकडाउन के 1 सप्ताह बाद हुआ था वो। एग्जैक्टली, तो आप बहाना नहीं बना सकते सर, वो कड़ा लॉकडाउन लागू था उस समय, आपके पास 10 दिन का समय था, 4 दिन में यहाँ हो गया ना, एफआईआर दर्ज करा दी गई थी, नीतीश कुमार उस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, इंटरवीन कर रहे हैं, और इस मैटर को आप इतना आसानी से ले रहे हैं। सर हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे दिल को बार बार का जोड़ता है। जब हम सनी गुप्ता का वाला मैटर हम देखे, जब हमारे एक प्रयास से अगर वो तीसरे दिन अरेस्ट हो सकता है, तो हम अपना भाई जो मेरे साथ हम का नहीं, उसको नहीं जानते थे, लेकिन मेरे संगठन का लड़का था सनी गुप्ता, जिस विश्व सनातन संघ से हम आते हैं, उसका संगठन का लड़का था, तो हमने संगठन के तौर पर, भाई के तौर पर दायित्व उठाया। हमें बार बार लोग यही कहते थे, भैया सनी गुप्ता को न्याय मिल गया, अब भैया कन्हैया को नहीं मिला आपके रहते हुए। तो हम यही सोचते थे कि लोग, और वही नहीं, एक एक करके एन कॉलेज का हर व्यक्ति पूछना लगा हमसे कि भैया कन्हैया तो ज़्यादा क्लोज था, उसके लिए कुछ नहीं हुआ भैया। तो बताइए अब हम कैसे रोकते हैं? हम लगातार उठाते गए। उसका नतीजा है कि जब हम आह्वान किए कि अब हम उग्र आंदोलन करेंगे 16 के बाद, और उसमें कोई आए ना आए, हम बिहार का 7 जिला बंद करा देंगे, और बाकी अगर लोग समर्थन दें अपना अपना जिला में, तो हम पूरा बिहार बंद कराएंगे। लेकिन इसके लिए भी वही मांग उठनी चाहिए जो सनी गुप्ता और सुशांत सिंह के लिए उठी थी। तो देखिए 2 दिन में रंग बदल गया, भाई लोग गए भी एसएसपी के यहाँ, अब एसएसपी कह रहे हैं कि हमको 10 दिन का समय चाहिए। मतलब अगर हम नहीं है, अगर रुष्ट होकर अंतिम में, क्योंकि हमको बार बार पुलिस कहती थी कि 90 दिन का समय दीजिए, चार्जशीट दायर हो जाने दीजिए, चार्जशीट में इन्वेस्टिगेशन पूरा। सर 90 दिन, आज 5 महीना हो गया, 2 महीना एक्स्ट्रा। आप जब 5 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं करते, तो आप पर लानत नहीं कहें तो क्या कहें? आप सुशांत सिंह के लिए मुंबई चले जा रहे हैं, आपका पटना इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा, हम कैसे मानते कि सुशांत सिंह पर भी आप कुछ कर सकते थे अगर सीबीआई के हाथ में नहीं जाता केस? तो चलिए एक अंतिम प्रश्न है, इंटरव्यू को हम पैक करेंगे। सोनू आप बताइए, आप बहुत करीब रहे हैं कन्हैया कौशिक की, उनकी मां आत्मदाह का बात कर रही है, क्या मामला है जी? बिल्कुल, वो 5 महीने से
आस लगाए हुए थे कि अब अपराधी गिरफ्तार होगा, अब अपराधी गिरफ्तार होगा। और उसी के लिए उन्होंने जब हमसे डेली बात करते थे, डेली पूछते थे कि वहाँ पे सब क्या कर रहा है, हम डेली बोले थे कि वहाँ पे सारे टीम लगा हुआ है जदयू का। सच में जदयू का जितने भी सारे टीम है, छात्र विंग के जो भी हैं, मेरे सीनियर राधे श्याम, अमित भैया, देव सिंह, श्याम पटेल, सारे लोग लगे हुए हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि मेरे साथ कम से कम 5 से 6 बार थाना गए हैं, एसपी के पास गए हैं, जल संसाधन मंत्री संजय झा के पास गए हैं, नीरज भैया के पास गए, सारे जगह गए हैं और सारे जगह से प्रेशर बन रहा है। लेकिन इसमें अब अपराधी कहाँ तक, अब क्या है, पुलिस प्रशासन का ये पूरा बात हम नहीं समझ सकते हैं। लेकिन छात्र विंग का जहाँ तक कि सवाल उठ रहा है तो ये लोग सारे लगे हुए हैं। और जब हम कल एसएसपी के पास गए थे, उनकी माँ जब बोले कि आप जाओ एसएसपी के पास, तब हमको थे होगा, तो एसएसपी साहब ने बोले कि इस केस को लेकर के अब 5 महीना, वो एक उदाहरण दिए कि मेरा ही साला जो कि 7 साल से गिरफ्तार, मतलब कोई किडनैप कर लिया है और वो अभी तक पकड़ाया नहीं है। तो इसमें हम खुद नहीं कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि एक आध केस ऐसा आता है जो कि कुछ समझ से वो ना तो मोबाइल यूज़ कर रहा है, ना तो कुछ यूज़ कर रहा है। हो सकता है कि बिहार से बाहर नेपाल चल गया और कहीं चल गया। हम लोग बोले कि हमको तो इंसाफ चाहिए, तब वो बोले कि हम तुरंत उसका इनामी घोषित, अगर 5 दिन के अंदर नहीं होता है तो हम इसका इनामी घोषित करते हैं, और इनामी घोषित से भी नहीं होता है तो रेड अलर्ट होता है, उसको हम करते हैं, जो कि भारत में कहीं कुछ नहीं कर पाएगा। तो पुलिस प्रशासन पे कहीं ना कहीं विश्वास अभी भी है, और हमको लग रहा है कि सरकार और पुलिस प्रशासन न्याय जरूर देगा। और जैसे कि अमृतांशु भैया बोले, सही बात है, इन्होंने मुद्दा उठाए तब हम लोग एसएसपी के पास गए, लेकिन इससे पहले भी हम लोग हर एक जगह जा रहे हैं, जो कि उनकी मम्मी को, पापा को, भाई को, सबको हम अपडेट कर रहे हैं कि हम हर एक जगह एक न्याय के लिए, हम देव सिंह, राधे श्याम, ये लोग जहाँ भी है सब जा रहे हैं जी। सीबीआई ने भी ब्रह्मेश्वर नाथ सिंह उर्फ मुखिया जी के हत्यारों को जब नहीं पकड़ पाया तो आरा के दीवारों पर पोस्टर छप गया था। कानून हमारा कितना लचर है, या यूँ कहें कि कितना विवश हो जाता है, मजबूर हो जाता है। कई बार हम देखे हैं, कन्हैया कौशिक के मामले में भी इन्होंने बताया कि प्रशासन के द्वारा इन्हें यह आश्वासन दिया गया है कि अगर हम क्रिमिनल को, जिसने हत्या किया, मर्डर किया, उसे नहीं खोज पाते हैं तो 50,000 का इनाम हम घोषित कर देंगे। 10 मार्च को यह हादसा हुआ था, आज लगभग 5 महीने बीत चुके हैं। इसके बावजूद अभी तक इस पर क्या कानूनी कार्रवाई हुई है, ये हम सब देख रहे हैं। कन्हैया कौशिक की मां लगातार ये बात बोल रही हैं कि वो आत्मदाह कर लेंगी। इस खबर की हर अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। एचएस बिहार को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।